हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस विज्ञान का 2 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। तो सारे टॉपिक से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को कवर करना पड़ेगा। नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में पूरी जानकारी होना है, फिर आप अपनी ओन वर्ड पर इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास 10 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर इसमें फर्स्ट जो 2 मार्क्स वाले का है वो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न आता है एग्जाम पेपर पर, सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो क्या आंसर आपको बताना है। वातावरण के सजीव और निर्जीव घटकों का आपस में मिलकर एक तंत्र का बनना कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र से दो परिभाषाएं और निकल कर आती है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं और अजैविक घटक किसे कहते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन लिया जा सकता है। उसके बाद दूसरे प्रकार के जो टॉपिक्स है, धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र पैडी फील्ड इकोसिस्टम। यहाँ पर आपको ज़्यादा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आंसर आते हैं 3 से 4 लाइन पर आपको आंसर लिखना होता है। एक बार इस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा तो खुद आप एग्ज़ाम पर इसे लिख पाएंगे। तो खेत के जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसमें आपका पानी को पूछ देता है, मिट्टी, धान के पौधे, कीड़े, मेढक, इसमें क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का आपको एग्जाम्पल दे के बता दिया जाएगा कि इसमें कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जिसको आपको पहचान करने के लिए आ सकता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपकी पोषक स्तर के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रॉफिक लेवल के बारे में, तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, आहार श्रृंखला का वह प्रत्येक चरण जहां ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे कि क्या आएगा, उत्पादक, उत्पादक से उसे शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी में क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो पोषक स्तर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर। उसके बाद है पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड से आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, जीव संख्या किसे कहते हैं, जीव भार किसे कहते हैं और इसका ऊर्जा कैसा होता है। तो इसमें आपको अंतर करने के लिए भी पूछा जा सकता है, जीव संख्या और जीव भार में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि फिक्स नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जीव संख्या क्या होता है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, या सीधा और उल्टा दोनों ही हो सकता है। जीव भार की बात करेंगे तो सजीवों के शुष्क भार को प्रदर्शित करता है, जली में उल्टा ये पिरामिड होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सीधा होता है। तो ये टॉपिक है, इनके क्वेश्चन ये हो सकते हैं, इनको आप तैयार कर ले। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, उत्पादकों की भूमिका, रोल ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में क्या जानना जरूरी है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलते हैं, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, यही सभी जीवों के लिए भोजन का आधार होता है। उत्पादकों की भूमिका सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ऊर्जा का प्रवाह वर्सेस पदार्थ प्रवाह। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, जबकि पोषक पदार्थों का जो प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के लिए। मनुष्य का हस्तक्षेप वनों की कटाई और कीटनाशकों के प्रयोग से
खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो रही है। पता है कि वनों की कटाई के क्या दुष्परिणाम हैं, या कीटनाशकों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से बना के दिया जाता है। जैविक आवर्धन बढ़ रहा है, तो इतने टॉपिक से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को कवर अप करना है इस चैप्टर से। उसके बाद है आपका दूसरा जैविक प्रक्रियाएं, जिसमें नियंत्रण और समन्वय का टॉपिक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, उस तंत्रिका तंत्र की इकाई, इसके 3 भाग होंगे। कौन कौन सा, द्रुमिका, द्रुमिका का जो कार्य होगा सूचना लेना, कोशिका काय यानी कि साइटोन या सेल बॉडी, तंत्रिकाक्ष यानी कि सूचना को आगे भेजना। तो ये सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम पर 2 नंबर के लिए लिए जाते हैं। उसके बाद बात करें आपके संवेदी अंग की, सेंसरी ऑर्गेन। सेंसरी ऑर्गेन क्या होते हैं, तो वे अंग जो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। इसके अंतर्गत आंख, जिससे दृश्य होता है यानी कि देखने की क्रिया होती है, कान जिससे सुना जाता है, नाक से गंध ली जाती है, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श, ये कहलाते हैं संवेदी अंग। फिर बात करते हैं आपकी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के बारे में आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर पर आता है, सीधा पूछ देगा मेरुरज्जु के कार्य क्या है इसके बारे में, या मेरुरज्जु किसे कहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। तो यह रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित होती है, स्पाइनल कॉर्ड। यह मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनके बारे में आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बात करें आपके मस्तिष्क से। मस्तिष्क से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मस्तिष्क के प्रकार, मस्तिष्क क्या होता है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मस्तिष्क शरीर का क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है। इस तरीके से आप लिख देंगे पहले लाइन में, शरीर का कंट्रोल रूम होता है। यह सोचने, याद रखने, शरीर का संतुलन बनाने और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको लिया जा सकता है, ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया को समझाइए। ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छाओं के अनुसार होता है, अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता है। उदाहरण आप खुद ही बना पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर तैयारी को करते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो कभी भी जो होता है गाइड के अकॉर्डिंग या फिर किसी के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके अनुसार होता है। उसके बाद बात करें आपकी उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। तो उद्दीपन क्या होता है और प्रतिक्रिया क्या होता है, ये दोनों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक कि आपको उद्दीपन नहीं आएगा, प्रतिक्रिया नहीं आएगा, तो इसके अंदर का जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो नहीं बन पाएगा। तो वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या है, उद्दीपन कहलाता है। जो वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो उद्दीपन है। उसके प्रति शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो वातावरण में अगर परिवर्तन आ रहा है, ठंड आ रहा है, तो ठंड में आपको एहसास होगा, अपने शरीर में ठंडक का एहसास होगा, वो प्रतिक्रिया है। और जो ठंड है वो उद्दीपन है। उसके बाद बात करें प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क की बात करेंगे, तो उद्दीपन का रास्ता ये कहलाएगा प्रतिवर्ती चाप, जिसमें आपका आएगा ग्राही अंग, ग्राही अंग के बाद आएगा संवेदी तंत्रिका। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है उद्दीपन के रास्ते से। ग्राही अंग, संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु, प्रेरक तंत्रिका और पेशी कार्यकार अंग होते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करेंगे आपके हार्मोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। हार्मोन में क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन जो रक्त के माध्यम से अंगों तक पहुंचकर कार्य को नियंत्रित करते हैं, ये कहलाता है हार्मोन कहलाता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक बना, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन जो रक्त के माध्यम से अंगों तक पहुंचकर कार्य को नियंत्रित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। इसमें हार्मोन्स में मानव हार्मोन्स भी होते, पादप हार्मोन्स भी होते, जंतु हार्मोन्स भी होते हैं।
उसके बाद बात करें आपकी पुनर्भरण क्रियाविधि, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, तो शरीर में हार्मोन की सही मात्रा बनाए रखने की प्रक्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। जैसे शुगर बढ़ने पर इंसुलिन का स्राव को बढ़ना, ये कहलाएगा पुनर्भरण क्रियाविधि। इंसुलिन के बारे में भी पता होना चाहिए, इंसुलिन क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम पर। उसके बाद पौधों में नियंत्रण के टॉपिक से आपके पादप हार्मोन्स के नाम को जरूर याद कर ले, कम से कम 1 2 3 तो पूछे ही जाते हैं। ऑक्सिन लंबाई को बढ़ाने में क्या करती है, सहायता करती है। जिब्रेलिन की बात करेंगे तो तने की वृद्धि में सहायता करता है। और एब्सिसिक अम्ल होता है जो वृद्धि को रोकना, पत्तियां गिराना, ये एब्सिसिक अम्ल को के कार्य होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन होता है। ये सारी चीज़ पादप हार्मोन्स को आपको याद कर लेना है, इन्हीं के बारे में आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर बात करेंगे आपके हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए। अल्कोहल के नामकरण तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आपको IUPAC नाम लिखने के लिए पूछा जा सकता है। एल्केन के नाम के स्थान पर आप ई की जगह हटाकर ऑल जोड़ते हैं। जैसे मेथेन है, उसमें OH ग्रुप जुड़ गया तो वो हो जाएगा आपका मेथेनॉल। C2H5OH ये कहलाएगा एथेनॉल। तो इस तरीके से IUPAC नाम का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए आ सकता है, तो इसकी तैयारी आप लोगों को कर लेना है। मेथेनॉल क्या है, एथेनॉल के बारे में, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनके सूत्र लिख कर देखिए और इनकी संरचना बनाएं। उसकी बाद बात करेंगे एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। सीधा आपको किण्वन के बारे में पूछा जाता है। किण्वन किसे कहते हैं, तो गन्ने के रस यानी कि सीरा का किण्वन करके एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। इसमें इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का उपयोग होते हैं। इस तरीके से इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना जरूरी है, तभी 2 नंबर की जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आएगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कहीं से क्वेश्चन घूम के अगर आ गया, आपने क्वेश्चन को याद करके गया और वो नहीं आया, तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे, आपका जो मार्क्स होगा वो कट जाएगा। इसीलिए इसको पूरा प्रॉपर तैयार कर ले, सारे टॉपिक्स को पढ़ ले। और ये पूरे टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको पूरा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लिए। कोई भी क्वेश्चन आए, आपको दिमाग से सोचे हाँ इस टॉपिक से आया था, अब मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, ये सोचे माइंड के अंदर। उसके बाद बात करेंगे आपका एस्टरीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस साल के लिए। जब एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति से क्रिया करता है तो एस्टर बनता है, और एस्टर की जो गंध होती है वो फलों जैसी मीठी होती है। इसके बारे में आपको याद करना है, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल कहलाता है, सिरका कहते हैं। और एथेनॉल C2H5OH से इसकी क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से आपका CH3COO और इधर का C2H5, इसको बोलते हैं एस्टर कहते हैं, और H और OH मिलकर यहाँ पर बन जाएगा पानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस साल के लिए। फिर है अल्कोहल का निर्जलीकरण और अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर पानी का अणु निकलता है और एथीन बनती है। तो यहाँ पर C2H5OH होता है एथेनॉल का फॉर्मूला। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति पर क्रिया कराते हैं, एक H और OH निकलकर H2O बन जाता है। फिर कार्बन के पास 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन यानी कि C2H4। तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, आपका एथीन का निर्माण होता है। उसके बाद बात करेंगे आपके अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण आ जाता है तो आपको क्या बताना है, क्षारीय KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करने पर जो एथेनॉल होता है वो एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑन हीटिंग विद एल्केलाइन
KMnO4 एथेनॉल कन्वर्ट इनटू एथेनोइक एसिड C2H5OH का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया होगी और यहाँ से आपका जो बनेगा CH3 और COOH होगा। ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन में होता है आपका ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। उसके बाद बात करेंगे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह स्वाद में खट्टा होता है, एथेनोइक अम्ल एसिटिक एसिड होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस बुदबुदाहट देता है। इनके बारे में आपको याद कर लेना है, इन सब की जानकारी है तो आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनाना, उसको हल करना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। शीघ्र सिरका विधि क्विक विनेगर प्रोसेस की बात करें तो लकड़ी के छीलन से भरे पात्र में क्या करते हैं, एथेनॉल का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। लकड़ी के छीलन से भरे पात्र में क्या करते हैं, एथेनॉल का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें माइकोडर्मा एसिटे जीवाणु का उपयोग होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे आपके बहुलक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक छोटी इकाइयों को एकलक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एकलक किसे कहते हैं, बहुलक की सबसे छोटी इकाइयों को एकलक कहते हैं। एकलक मिलकर विशाल अणु यानी कि बहुलक बनाती है, जैसे कि प्राकृतिक रबड़ होता है, संश्लेषित में पॉलीथीन होता है, ये बहुलक के उदाहरण होते हैं। तो इनको आप याद जरूर कर ले। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सारी चीज़ों को समझे तो आपको 2-2 नंबर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। उसके बाद है बहुलक के उपयोग से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन का सूत्र क्या होता है, पॉलीथीन का उपयोग क्या होता है, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। पॉलीथीन का एकलक नाम पूछ सकता है। तो ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। पॉलीथीन का जो उपयोग होता है वो थैलियाँ बनाने के लिए किया जाता है। और एथिलीन के एकलक से क्या होता है, आपका पॉलीथीन का निर्माण होता है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। टेफ्लॉन का सूत्र देख ले, टेफ्लॉन का उपयोग देख ले, ये 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पाइप और रेनकोट बनाने में इसका उपयोग होता है। तो बहुलक के उपयोग से आपके क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं। उसके बाद है, अगर इन सब क्वेश्चंस को भी आप कवर अप कर लेते हैं तब आगे आपको बढ़ना है। पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ पॉलीथीन। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यह जैव अनिम्नीकरणीय है यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इनके बारे में भी आपको लिखने के लिए पूछ देता है। यह जैव अनिम्नीकरणीय है, जब मिट्टी को प्रदूषित करता है और जल निकास को रोकता है। पॉलीथीन के बारे में ही आएगा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट, और डिग्रेडेबल पार्ट भी इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके जो मॉडल पेपर दिए हैं, सैम्पल पेपर दिए हैं, वहाँ से उठाए जाते हैं। वहाँ पर भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं आधार पर ही बनते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि आपको अगर ये पूरी चीज़ जानकारी ले लेते हैं तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रकार से पूछे जाएंगे, वो बनाने की कैपेसिटी आप में आ जाएगी। उसके बाद बात करेंगे दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन द डेली लाइफ। इसमें आपको जो है पीने योग्य जल, इसके बारे में पूछा जाता है। पीने योग्य जल के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, पीने योग्य जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, शुद्धिकरण के ऊपर पूछा जा सकता है आपका टॉपिक। तो वह जल जो रंगहीन, गंधहीन हो, जिसमें हानिकारक जीवाणु ना हो और इनका pH मान संतुलित होता है, उसे पीने योग्य जल कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। उसके बाद जल की कठोरता से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थायी कठोरता क्या होता है, अस्थायी कठोरता
क्या होता है? तो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों का घुला होना ये कहलाता है जल की कठोरता। यह साबुन के साथ झाग नहीं देता है। तो ये पूछा जाता है हार्ड वाटर के बारे में। कठोरता के प्रकार की बात करेंगे तो अस्थायी कठोरता होती है और स्थायी कठोरता होता है। अस्थायी कठोरता की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ द हार्डनेस की बात करेंगे तो उबालने से दूर हो जाती है तो उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। उबालने से दूर नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? आपकी स्थायी कठोरता कहते हैं। उसके बाद आपका जो टॉपिक आ सकता है साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है? तो समुद्र के जल के वाष्पीकरण से साधारण नमक की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग भोजन में और परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से आपने लिखा, पूरा नंबर मिल गया आपको। फिर है खाने का सोडा। तो खाने के सोडा का पहले सूत्र याद रखेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र होता है। इसका जब उपयोग पूछ दे खाने का सोडा का तो केक को स्पंजी बनाने में, पेट की एसिडिटी को दूर करने में यूज़ किया जाता है खाने के सोडा का। उसके बाद बात करेंगे आपके धावन सोडा। धावन सोडा के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो धावन सोडा में क्या होता है? इसका सूत्र Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। इसका जो उपयोग की बात करेंगे तो कपड़ा धोने में, कांच उद्योग में और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट से 9 अणु जल के रूप में निकल जाता है तो उसे कहते हैं उत्फुलन कहते हैं। इसे वायु में खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है? जल के 9 अणु निकलकर उत्फुलन में परिवर्तित हो जाता है। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर इससे नीचे आपको देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। और इसकी जो उपयोगिता की बात करें, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक और क्वेश्चन बनता है जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है? एक कठोर पदार्थ होता है जो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जल की मात्रा को, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जो जिप्सम होता है वो सीमेंट जैसा कठोर होता है। उसके बाद बात करेंगे आपके विरंजक चूर्ण की बात करेंगे तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर की उपयोगिता की बात करें तो पानी के कीटाणु मारने में और सूती कपड़ों के रंग उड़ाने में, रंग उड़ाना का मतलब होता है विरंजन, यानी कि ब्लीच किलिंग जम्स इन वाटर एंड ब्लीचिंग कॉटन क्लॉथेस, ब्लीचिंग करते हैं यानी कि विरंजन करते हैं। उसके बाद बात करेंगे आपका सीमेंट के बारे में। सीमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सीमेंट क्या होता है? चूना पत्थर और मिट्टी का मिश्रण होता है। इसमें जिप्सम मिलाते ताकि ये धीरे धीरे जमे और मजबूत बने। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की अधिकता के कारण सीमेंट उद्योग विकसित है। इनके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सीमेंट के बारे में। उसके बाद आपको अगला पढ़ना है कांच के बारे में। यह एक अतिशीतित द्रव होता है। कांच की बात करें तो यह एक अतिशीतित सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। क्लेट यानी कि टूटा कांच इसे पिघलाने में क्या करता है? सहायता करता है। इसे ग्लास कहते हैं। ग्लास का कोई सूत्र नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको ग्लास के बारे में जो चीज़ जानेंगे अगर एग्जाम पेपर में आता है तो उनको आप लिख पाएंगे। उसके बाद बात करेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो साबुन और अपमार्जक में आपको कैसे डिफरेंस करना है? साबुन कठोर जल में झाग नहीं दिया जाता है, नहीं झाग देता है साबुन। और अपमार्जक जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल में भी सफाई करता है। इस तरीके से इनके बारे में आपको याद रखना है।
फिर है ऊर्जा के स्वरूप और स्रोत से 2 नंबर वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ऊर्जा के प्रकार आपको पहले देख लेना है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है स्थिर वस्तु पर जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक, ऊष्मीय, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं। परंपरागत स्रोत होते हैं। परंपरागत स्रोत में आपका क्या आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम। ये क्या है, सीमित मात्रा में अनवीकरणीय संसाधन भी कहलाता है ये। फिर है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये असीमित है और नवीनीकरणीय संसाधन भी कहलाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद कर लेना, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद है सोलर कुकर, यानी कि सौर कुकर के बारे में पूछा जाता है। तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें समतल दर्पण और कांच की शीट होती है। तो इसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही आप इसको लिख पाएंगे। तो सौर कुकर के बारे में ज़रूर याद कर लेना है। वर्क ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, यूज प्लेन मिरर एंड द ग्लास शीट। उसके बाद बात करेंगे सौर सेल के बारे में। अगर क्वेश्चन आया तो यह सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन का मतलब होता है अर्धचालक, जिसमें चालक और अर्धचालक, जिसमें चालकता बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, आपके अर्धचालक कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे आपके समुद्रों में ऊर्जा। इसमें आपका कौन कौन सी ऊर्जा होती है जिसको आपको याद रख लेना है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा से ज्वारीय ऊर्जा बनाई जाती है। तरंग ऊर्जा, लहरों की गति से तरंग ऊर्जा उत्पन्न होती है। महासागरीय तापीय, पानी के ताप के अंतर से महासागर में तापीय ऊर्जा बनती है। फिर है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पृथ्वी के अंदर गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा के बारे में अगर एग्जाम पर आता है तो इसके बारे में आपको लिखने आ जाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे आपकी नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। या नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में आपको दिया जा सकता है। तो विखंडन क्या होता है, भारी नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। संलयन की बात करें, हल्के नाभिकों का जोड़ना, सूर्य की ऊर्जा से होता है हल्के नाभिक की जोड़ने की प्रक्रिया। तो इस तरीके से नाभिकीय ऊर्जा वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको देखना है लास्ट में क्रेडा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रेडा के बारे में। क्रेडा क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, ये कहलाता है आपका क्रेडा। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, यह सौर और बायो ऊर्जा को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से 2 नंबर को आपको पूरी तरीके से इस वीडियो पर कवर किया गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।